बुक दो मुझे, ला तेरी बुक दे, अवयुक्त बुक। सेल के अंदर चल रहे थे बेटा, फटाफट से देखो सेल के अंदर। भाई देख, सुनियो, आराम से सुनियो बात को, थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई, नाइन्थ का कोर्स भी चेंज हो गया अब तो। बेटा कल मैंने बहुत अच्छे से समझाया था ऑस्मोसिस होता क्या है। आप लोगों को पता है ना ऑस्मोसिस के बारे में? याद है आपको टंकी वाला एग्जाम्पल? तो उससे अपन ने समझा था कि भैया ऑस्मोसिस होता क्या है, कि ऑस्मोसिस का कहानी क्या है, कि ऑस्मोसिस किस तरीके से होता है। और कल अपन ने हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं वो भी समझा था। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं वो भी समझा था। किस तरीके से बेटा हमारे देखा था कि जो हमारे पास में रेजिन्स थी यानी कि हमारी किशमिश थी वो किस तरीके से फूल जाती है, वो भी अपन ने समझा था। ठीक है। अब आते बेटा हमारे पास टॉपिक पे जिसका नाम है डिफ्यूजन। क्या है बेटा? डिफ्यूजन। अगर हम डिफ्यूजन की बात करें ना बेटा, तो डिफ्यूजन में होता क्या है, बात समझना। डिफ्यूजन में होता क्या है कि जो पार्टिकल्स है ना बेटा, डिफ्यूजन में होता क्या है समझना बात को, कि जो पार्टिकल्स है ना बेटा हमारे पास में वो आपस में डिफ्यूज हो जाते हैं। आपस में डिफ्यूज हो जाते हैं। एक सब्सटेंस जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चला जाएगा। ठीक है। यानी कहानी वही है कि भैया हमारे पास में मान लो ये सेल है, और सेल के बाहर बहुत सारी ऑक्सीजन गैस के पार्ट मैटर है, बहुत सारे ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल है। और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस की भैया कमी है। यहाँ तो ऑक्सीजन गैस ज़्यादा है, वहाँ पे क्या है, कमी है। अब क्योंकि बेटा ऑक्सीजन गैस वहाँ पे कमी है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन गैस जो होगी वो सेल के अंदर चली जाएगी। ऑक्सीजन गैस सेल के अंदर चली जाएगी। तो ये हमारे पास में क्या होगी बेटा, सेल के अंदर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ बाहर में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है, तो ये चली जाएगी अंदर की तरफ। ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है? अब आते बेटा, सपोज करो बाहर जो है हमारे पास में बहुत सारा खाना है, खाना मतलब ग्लूकोज है, बहुत सारा खाना है, बहुत सारा खाना है, और अंदर खाने की कमी है। तो बाहर से अंदर की तरफ सेल जो है वो क्या कर लेगा, ग्लूकोज को डिफ्यूजन कर लेगा। यानी कहानी वही है, जहां पर हाइयर कंसंट्रेशन है किसी चीज का और जहां पे कम कंसंट्रेशन चीजें हैं, तो हाइयर से कम की तरफ चली जाएगी, हाई से लो की तरफ चली जाएगी। और इसको भी हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो सर ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में फर्क क्या हुआ? आप भी तो यही बोलोगे ना, अगर ऑस्मोसिस का मतलब भी वही समझाया था, डिफ्यूजन का मतलब भी वही समझाया, तो दोनों में फर्क क्या हुआ? फर्क बस इतना सा है दोनों के अंदर कि यहाँ पर डिफ्यूजन के अंदर हमारे सॉलिड पार्टिकल्स और गैसियस पार्टिकल्स होते हैं, ऑस्मोसिस इज स्ट्रिक्टली यूज फॉर वाटर पार्टिकल्स। केवल और केवल वाटर के लिए हम यूज करते हैं तो ऑस्मोसिस भी यूज करते हैं। बाकी वाटर के अलावा किसी और चीजों के लिए यूज करेंगे तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, डिफ्यूजन। क्या यूज करेंगे हम, डिफ्यूजन। कोई दिक्कत वाली बात है? कोई परेशानी वाली बात है? तो मैंने आपको सेल देखो लास्ट क्या लिखवाया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखवाई थी क्या ने? सेल की बाउंड्री लिखवाई थी क्या? क्या लिखवाई थी, दिखाओ मुझे, लास्ट दिखाओ मुझे क्या तक लिखवाया मैंने। हाँ तो लिखवा तो दिए। हट गोगा, कोई काम का ही नहीं है। ठीक है। आओ, तो मैंने बीच में ये कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। अब आगे आते हैं अपन सेल वॉल पे। किस पे आते हैं बेटा अपन? नेक्स्ट लिखो बेटा सेल वॉल। अब सेल वॉल की कहानी समझेंगे बेटा। ठीक है। सेल वॉल की कहानी समझेंगे बेटा। देखो सबसे पहले सेल वॉल कहाँ होती है, तो बेटा एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। भैया हम इंसानों के पास में सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल हमारे पास में नहीं है, इंसानों के पास में, एनिमल सेल के पास में नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट। पर हाँ, अगर प्लांट सेल हो तो प्लांट सेल के पास में प्रेजेंट होती है। हम इंसानों के पास में कोई भी सेल वॉल जैसी चीज नहीं होती है। प्लांट सेल के पास में क्या होती है, सेल वॉल होती है। ठीक है। सेल वॉल बनी हुई किसकी है, तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। किसकी बनी हुई है बेटा, सेलुलोज की बनी हुई है।
सेलुलोज की बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई होती है बेटा। सर सेलुलोज क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है। सर फंक्शन क्या है सेल वॉल के? फंक्शन ऑफ सेल वॉल बताओ कि सेल वॉल करती क्या है। तो बेटा कहीं ना कहीं सेल वॉल जो होती है, इट प्रोवाइड रिजिडिटी, हार्डनेस प्रोवाइड करती है बेटा सेल को, इट प्रोवाइड रिजिडिटी। ये क्या करता है बेटा? रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। साथ के साथ बेटा रिजिडिटी के साथ भी क्या करती है बेटा? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ठीक है बेटा। सर सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? ये प्रॉपर शेप देती है सेल को, तो इट प्रोवाइड प्रॉपर शेप, इट प्रोवाइड प्रॉपर शेप टू दी सेल, सेल को बेटा प्रॉपर शेप देती है ये। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस, ऑफ वेरियस सब्सटेंस। अरे कहाँ लिखवाया? वेरियस सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेटा हेल्प करती है। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? अब सवाल ये आता है कि सर जब इतनी अच्छी बातें हैं तो हमें बताओ कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में फर्क क्या है। क्योंकि इससे पहले आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ाई, अब आप हमें सेल वॉल पढ़ा रहे हो, तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बेटा हम डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस इन सेल वॉल, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में क्या डिफरेंस है उसके बारे में लिखेंगे। तो बेटा दो कॉलम बना लेंगे, एक तो हम सेल वॉल का कॉलम रखेंगे और एक हम रखेंगे सेल मेम्ब्रेन का। सेल वॉल का बना लिया, सेल मेम्ब्रेन का बना लिया। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट, सेल वॉल जो होता है ना बेटा, इट इज नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग बाउंड्री वॉल। ये हमारी नॉन लिविंग बाउंड्री वॉल होती है। जबकि जबकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इट इज लिविंग बाउंड्री वॉल, लिविंग बाउंड्री वॉल होती है ये। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सेल वॉल हमने पढ़ा है कि बेटा केवल और केवल प्लांट सेल में मिलती है।
इट इज फाउंड इन, इट इज फाउंड इन, फाउंड इन प्लांट सेल। तू लिख रहा है? लिखना, हाँ लिख। इट इज फाउंड इन प्लांट सेल। मुस्कुरा रहा है तो भाई लखनऊ जाए तो मुस्कुराए, क्योंकि लखनऊ में हर जगह लिखा हुआ है मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। तू तो अभी जयपुर में पढ़ा है, लिख। इट इज फाउंड इन प्लांट सेल, जबकि सेल मेम्ब्रेन बेटा प्लांट सेल में भी मिलेगी और एनिमल सेल में भी मिलेगी। इट इज फाउंड इन, इट इज फाउंड इन बोथ, बोथ, बोथ का मतलब एनिमल सेल में भी मिलेगी और प्लांट सेल में भी मिलेगी, दोनों में मिलेगी बेटा। थर्ड बेटा ये बनती किससे है? ये सेलुलोज से बनती है। इट इज फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड, फॉर्म्ड बाय सेलुलोज। हमने पढ़ा था, ये रहा। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। जबकि बेटा ये हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये बनी होती है फैट और लिपिड्स की। इट इज फॉर्म्ड बाय फैट्स, फैट्स को बेटा यहाँ पे कॉमन में, यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे लिपिड्स लिख लो, एंड प्रोटीन की, प्रोटीन की। चौथा पॉइंट बेटा ये सेल वॉल जो होती है ये हमारी सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड में होती है। तो इट इज फाउंड, इट इज फाउंड आउटसाइड ऑफ, आउटसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड मिलेगी, जबकि ये सेल मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल वॉल होती है। तो इट इज फाउंड, इट इज फाउंड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल वॉल। चलो डिफरेंस भी बेटा अपन ने अच्छे से कर लिए तरीके से, हो गए भाई सारे। ठीक है बेटा, ये सेल वॉल का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया, सेल वॉल का टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं बेटा हमारे किस टॉपिक पे? हमारे टॉपिक पे आते हैं बेटा जिसका नाम है हमारे पास में साइटोप्लाज्म। क्या नाम है भैया? साइटोप्लाज्म। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक साइटोप्लाज्म। सर साइटोप्लाज्म होता क्या है? तो बेटा आपने जेली खाई है कभी? जेली नहीं खाई है? अरे जेली टाइप की चीज कुछ तो खाई होगी ना। हाँ तो वही होता है। तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइटोप्लाज्म इज दी, साइटोप्लाज्म इज दी सेमी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड jelly like, jelly like substance, jelly like substance, jelly like substance found in the cell। कहाँ मिलता है बेटा ये? सेल के अंदर। कहाँ मिलता है बेटा? सेल के अंदर। बेटा इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेल की फंक्शनिंग में, सेल के काम के लिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखेंगे इट इज, इट इज असेंशियल फॉर सेल फंक्शन, इट इज असेंशियल फॉर सेल फंक्शन। भैया सेल के फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा क्या है? असेंशियल है, बहुत जरूरी। एक वर्ड है बेटा जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, प्रोटोप्लाज्म।
तो प्रोटोप्लाज्म बेटा दो चीजों से मिलके बनता है, एक होता है साइटोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, और प्रोटोप्लाज्म को ही बोला जाता है लिविंग फ्लूइड ऑफ द सेल। लिविंग फ्लूइड ऑफ द सेल। हाँ, पुनर्जी, पुनकर्जी, उसी को ही बोलते हैं बेटा। मर्जी है, अगर आपके स्कूल में लिखवाया है तो। ठीक है बेटा, समझना बात को। मैं यहाँ पे ना एक सेल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आप लोग देखना, मैं सेल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, थोड़ा सा उससे आपको चीज़ों को पता चलेगा। ठीक है बेटा, मैंने करा क्या है, ये मैंने बनाई है सेल मेम्ब्रेन। क्या बनाई है मैंने? सेल की मेम्ब्रेन। मैं एनिमल सेल बना रहा हूँ, ठीक है। इसके बिच्चू, इसके बिच्चू मतलब बीच में, इसके बीच में क्या होता है? ये न्यूक्लियस। ये कौन सी लेयर है? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है बच्चों। अब आओ, अब ये जो मैंने बनाया, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये क्या बनाया? साइटोप्लाज्म। तो ये जो है हमारे पास में, वो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और अंदर की तरफ, अंदर की तरफ क्या होता है हमारे पास में? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये बाहर तो हमारा साइटोप्लाज्म है, अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को जोड़ते हैं तो बेटा हमारा बन जाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या बन जाता है? प्रोटोप्लाज्म। और जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, इसी को बोलते हैं लिविंग फ्लूइड ऑफ द सेल। क्योंकि अगर ये नहीं हो तो हमारा सेल जिंदा नहीं रह पाएगा। अगर ये नहीं होगा तो सेल हमारे पास में जिंदा नहीं रह पाएगा। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? लिविंग फ्लूइड ऑफ द सेल। अगर गलती से सेल में से ये फ्लूइड निकल जाए तो सेल के सारे फंक्शन खत्म हो जाएंगे, सेल जिंदा नहीं रह पाएगा, और इसलिए इसको क्या बोला जाता है? लिविंग फ्लूइड ऑफ द सेल बोला जाता है। रीजन? साइटोप्लाज्म, हाँ भाई, ऑब्वियस सी बात है। हमारे जो सेल हैं बेटा हमारे पास में, उसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म जो हैं वो बने किसके हैं? वो बने हुए होते हैं वाटर के, बने होते हैं कुछ डिजॉल्व सॉल्ट के, बने होते हैं शुगर के, बने होते हैं अमीनो एसिड्स के, बने होते हैं एंजाइम्स के। अगर बॉडी ये कम प्रोड्यूस कर रही है तो ये भी कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है बेटा हमारे को? चलो भाई, आगे बढ़ेंगे। चीजें बहुत बड़ी है? नहीं नहीं, इसकी फोटो खींच के आंखों में सेव कर ले। अबे गोगे, जो चीज बना रहा हूँ वो बनानी है, ऐसे सवाल पूछेगा तो पक्का 9th में मार्कशीट भेजू तेरी। परफॉर्म कर रहा था, कंफर्म। अरे जो बोर्ड पे लिख दिया बेटा, बनाना ही है, सिंपल सी बात है। तुम्हारे लिए बेनिफिट है, मेरे लिए थोड़ी ना है। मेरी 9th पास हो चुकी भाई। आ जाओ, हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स होते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ये दो पार्ट के होते हैं बेटा। एक होता है, उसको बोलते हैं काइटोसोल।
नाम मैं जानता हूँ बेटा, थोड़ा सा मुश्किल है प्रोनाउंस करना, पर एक बार हो जाएगा ना मामला बैठ जाएगा। एक होता है बेटा काइटोसोल। तो काइटोसोल क्या होता है हमारे पास में, जो भी हमारा फ्लूइड पोर्शन होता है, फ्लूइड पोर्शन होता है ऑफ साइटोप्लाज्म, उसको हम बोलते हैं बेटा क्या, काइटोसोल। और दूसरा बेटा पोर्शन होता है उसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। दूसरे पोर्शन को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। इसमें क्या होता है हमारे पास में, वेरियस ऑर्गेनल्स होते हैं। बहुत सारे हमारे सेल के छोटे छोटे पार्ट होते हैं, सेल के छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेल का जो ऑर्गन है वो कौन कौन से हैं, जैसे है माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया। दूसरा है बेटा हमारे पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रेक्टिकुलम। जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ईआर बोलते हैं, ईआर एक्टिव, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। फिर आएगा गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस, एपरेटस, गोल्जी एपरेटस। फिर आएगा बेटा राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। ठीक है। फिर आएगा लाइजोसोम्स। फिर आएगा वैक्यूल। एंड मैनी अदर्स, आपकी बुक में जितने हो उतने सारे जोड़ लेना बेटा। जैसे मान लो इसके बाद में सेंट्रियोड्स भी हो, वो भी जोड़ देना। प्लास्टिक्स भी हो तो प्लास्टिड्स जोड़ देना, सेंट्रोसोम हो तो सेंट्रोसोम जोड़ देना। पर ये तो हमारे छह तो हमारे मेन मेन है, ये पढ़ेंगे भी, छह के छह पढ़ेंगे बेटा, ये सारे कुछ नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे दो पार्ट का होता है बेटा साइटोप्लाज्म। एक तो लिक्विड वाला पोर्शन, और एक हो गए बहुत सारे वेरियस वेरियस क्या हमारे पास में ऑर्गन्स ऑफ दी सेल्स, जिसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो इसी के अंदर डिसॉल्व होते हैं, मतलब इसी जेल में, इसी जेल में डिसॉल्व होते हैं। और इनको हम पढ़ेंगे एक एक करके। पर अभी तो आप आगे बढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म जो है बना किसका होता है, तो आ जाओ नेक्स्ट। साइटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ, साइटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ, किस किस का बना हुआ होता है बेटा साइटोप्लाज्म। सबसे पहले पानी रंग देख के, तो पानी का बना होता है। दूसरा कुछ डिजॉल्व्ड सॉल्ट का, डिजॉल्व्ड सॉल्ट, नमक। एंड आयंस, चाहे वो पॉजिटिव आयंस हो चाहे वो नेगेटिव आयंस हो, खास करके सोडियम, पोटेशियम, है ना। तो इनकी आयंस का बना हुआ होता है। थर्ड शुगर, ठीक है। फोर्थ अमीनो एसिड्स, अमीनो, AMNIO, अमीनो एसिड्स। और साथ साथ में फैट, तो फैट का हो जाएगा फैटी एसिड्स। अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन, अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन, और फैटी एसिड्स। ठीक है। कुछ एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स का, और और ऑर्गेनल्स का। और ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं इस पे सस्पेंडेड होते हैं। सस्पेंडेड मतलब निकाले हुए नहीं बेटा, सस्पेंडेड मतलब घुले हुए, उस पूरी जेल में घुले हुए होते हैं। लिखो फटाफट से।
आगे आओ। अब बेटा ये कुछ हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। तो अब हमारे पास में साइटोप्लाज्म के फंक्शन आएंगे। फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के कुछ फंक्शन आएंगे। सबसे पहले, अरे हमारे सेल की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी यही होती है। सर ये क्या बोल दिया मेटाबॉलिक? अरे खाना पचने से लेकर ऑक्सीजन यहाँ सेल में आना सब कहाँ से होता है? साइटोप्लाज्म से होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, यानी खाना भी यहीं पे ही कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारा कन्वर्ट होगा। और हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन जाती है, जो सेल के अंदर ऑक्सीजन जाती है ना, वो यहीं से जाएगी। मतलब इसके अंदर खाना भी जाएगा और ऑक्सीजन भी जाएगी। और खाना और ऑक्सीजन जाएगा तो कई सारे केमिकल रिएक्शन होंगे, और कई सारे केमिकल रिएक्शन से ही बेटा हमारी बॉडी में एनर्जी बनेगी। और एनर्जी बनेगी तभी तो बेटा हम लोग जो है काम कर पाते हैं, अदरवाइज काम ही नहीं कर पाएंगे हम। तो समझ में आया सेल का ये साइटोप्लाज्म कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी यही हो रही है। मेटाबॉलिक को हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र। ठीक है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो जितनी भी हमारे पास में खाना हम खाते हैं, एट द एंड वो हमारे सारी बॉडी के सेल्स में जाता है खाना। और सेल्स में जाने के बाद में ऑक्सीजन सेल में आती है। और खाना और ऑक्सीजन हमारे केमिकल रिएक्शन करके हमारी बॉडी में एनर्जी बनाती है। और उसी एनर्जी से हम लोग काम कर पाते हैं। समझ में आया? इसलिए सेल का साइटोप्लाज्म इतना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है। दूसरा दूसरा ये क्या करेगा, हमारे सेल के अंदर जितने भी मटेरियल होगा उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। क्योंकि जेल है, तो जेल है तो इधर से चीज़ों को यूं घुमा घुमा के अपने बॉडी के थ्रू उधर फेंक सकता है, यहाँ से ले जाकर फिर यहाँ से यूं डाल सकता है। यानी सेल के अंदर इतनी सारी जगह है, तो यहाँ से पकड़ के चीज़ों को अपने फ्लूइड के थ्रू यहाँ तक पहुँचा सकता है। एंड जैसे रिवर होती है ना बेटा, रिवर में जैसे नाव नहीं होती क्या, इधर से सामान उधर पहुँचा दिया, उधर से इधर। तो ये वही नाव की तरह काम करेगा। यहाँ से सामान उठा के यहाँ डाल सकता है, यहाँ से सामान उठा के वहाँ डाल सकता है। सेल के अंदर यही चीज़ों को घुमाता है। तो ये करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल। सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम भी बेटा इसी का ही है। ठीक है। फिर बेटा ये स्टोर भी करेगा। हमारा खाना वाना ऑक्सीजन वॉक्सीजन सबको क्या करेगा बेटा, स्टोर करने का काम करेगा। तो ये स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस भी है, इसमें स्टोरेज भी होती है। स्टोरेज भी होती है। इसके साथ साथ में बेटा ये लास्ट फंक्शन ये करेगा कि ये सपोर्ट करेगा। और साथ के साथ जितने भी हमारे ऑर्गेनल्स हैं, जितने भी हमारे ऑर्गेनल्स हैं उसको क्या करेगा, होल्ड करेगा। मतलब जितने भी ये चीजें ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, इन सबको होल्ड करेगा अपने सॉल्यूशन में, अपने जेल में। ठीक है। तो ये तबीयत खराब हो रही है क्या? लग ही रहा है आंखों से, दारू पी के आया है। ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात? बिडू बिडू बिडू। हाँ। ज़्यादा नहीं होगी, मैं कहा कि सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी। जो भी हम खाना खाते हैं वो खाना हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करके हमारे सेल तक पहुंचा देगी। और जब सेल में पहुंचा देगी तो सेल में ही हमारे पास में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, मतलब खाना जाएगा, ऑक्सीजन जाएगी। और खाना और ऑक्सीजन मिलकर केमिकल रिएक्शन करके वहां से एनर्जी जनरेट करेगी। बेटा उसमें बीएमआर का रेल होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। कई की सिस्टम के अंदर, कई बॉडी के अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो कम होती है। अब जब बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होती है तो उससे क्या होता है कि हमारे खाना जो होता है ना, वो बहुत धीरे 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 पचता है, जिससे उनकी बॉडी के अंदर फैट स्टोर करने का टाइम ही नहीं मिलता, तो वो पतले रहते हैं। ज़्यादा खाना खाने के बाद में भी पतले रहेंगे। पर कईयों में मेटा बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने का कारण ये होता है कि भैया वो खाना जितना खाएंगे जल्दी खाना पच जाएगा, जल्दी खाना पचेगा तो स्टोर करना पड़ेगा फैट में, तो उनकी बॉडी में चर्बी ज़्यादा होती है। दूसरा रोल 10th के पता चलेगा, थायरोक्सिन ग्लैंड का भी होता है, मतलब थायराइड का भी होता है। अगर उनको थायराइड ग्लैंड है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है उनकी, तो उस कारण से वो मोटे और पतले हो सकते हैं थायराइड होने के बाद। हो चलो,
नेक्स्ट आते हैं बेटा, हमारा साइटोप्लाज्म खत्म हो चुका है, बताते हुए बहुत खुशी होती है। अब आते हैं हम न्यूक्लियस पे। भैया ब्रेन ऑफ द सेल है ये हमारा, भैया सेल का ब्रेन है ये, खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है। आपको याद है मैंने अभी अभी बनाया था शेप, किसका शेप बनाया था? सेल का। सेल में सेंटर में क्या बनाया था मैंने? न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो वही सेंटर बना रहा हूं मैं। अल्लाह, चलो परफेक्ट है यार, इससे अच्छा क्या बनाऊंगा मैं, इससे अच्छा बन ही नहीं सकता। ठीक है, इसके बीचों में, बीच में, है ना, इसके बीच में स्पेरिकल बॉडी होती है। क्या होती है बेटा? स्पेरिकल बॉडी होती है। ठीक है, ये क्या है? ये स्पेरिकल बॉडी है, और इस स्पेरिकल बॉडी को बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। ठीक है, कोई दिक्कत है बेटा? ना जी ना, कोई दिक्कत कैसे हो सकती है मेरे बच्चों को? चलो भैया, फिर होते हैं क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है रेड कलर का, ये क्या है? क्रोमैटिन फाइबर। ये क्या है? क्रोमैटिन फाइबर। फाइबर, धागे, रेशे। ठीक है, अरे सरदार जी समझ रहे हैं क्या अपन? समझ रहे हैं? और ये क्रोमैटिन फाइबर जो होता है, ये जेल लाइक स्ट्रक्चर में होता है। बताओ इस जेल लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या बताया था मैंने आपको? साइटोप्लाज्म। गलत। इसको बोलते हैं गलत क्यों देना। ये जो होता है, ये क्या होता है हमारे पास में? न्यूक्लियोप्लाज्म। बना लो बना लो, जल्दी जल्दी। अब आओ, और क्या रह गया? अं? हाँ, एक और रह गई ना चीज, जो ये न्यूक्लियर की प्रॉपर मेम्ब्रेन होती है, और इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको हम? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बेटा सेल की मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। अरे न्यूक्लियस लिखना है, न्यूक्लियर बोल रहा हूँ। अरे यार, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्या है बेटा? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है, इसकी कवरिंग को न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। समझ में आता हूँ बेटा? ये तो कवरिंग द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो गई। अंदर में स्पेयर होता है, स्पेयर गेंद होती है, गेंद। ये स्पेरिकल बॉडी होगी हमारे पास में, जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। जो अंदर लिक्विड होता है उसको न्यूक्लियर प्लाज्म बोलते हैं। और ये धागे दिख रहे हो ना, इसको क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं। बेटा ध्यान रखेंगे, जो धागे हैं ना, बेसिकली ये कुछ भी नहीं, ये डीएनए होते हैं। क्या होते हैं? डीएनए। क्या आप डीएनए की फुल फॉर्म जानते हैं? अरे काम आएगी। क्या होती है? नहीं पता? डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए है। क्या काफी है? आधा हुआ है? तो नाइन्थ में, तो एट्थ में नहीं है भाई। हाँ तो करवा रहा हूँ ना। तो, है, कराऊंगा ना।
चुप रह, कराऊंगा मैं तो। डाई न्यूक्लिक एसिड डीएनए की फुल फॉर्म होती है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आपको? अरे बेटा, डीएनए, इस डीएनए में ही हमारे पूरे शरीर की कोडिंग होती है। अरे तू हट जा यार, पहाड़ जैसा बेचारे बच्चे को देख रहे थे। डीएनए के अंदर ही बेटा पहाड़, डीएनए के अंदर ही बेटा क्या होती है, हमारे पूर्वजों की कोडिंग होती है। यानी कि जो मम्मी और पापा से हमारे पास डीएनए ट्रांसफर हुए हैं, ये जो डीएनए ट्रांसफर हुए हैं ना, यही हमारी बॉडी के अंदर जो होता है सारे बिहेवियर को, सारे बॉडी स्ट्रक्चर को कंट्रोल करेंगे। आपने देखा होगा, अगर मान लो कोई भी एक नया बच्चा जन्म लेता है, तो वहां पे जब पेरेंट्स मिलने जाते हैं उनसे तो बोलते हैं, अरे यार इसकी तो आंखें है ना, ये तो पिताजी पे गए, और इसके बाल जो है मम्मी पे गए, इसकी आंखें जो है वो दादी पे गई हैं, इसके ये और वाकई में ऐसा होता भी है कि हमारे जो चेहरे के, हमारे के जो बॉडी के फीचर्स होते हैं वो हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, हमारे दादा दादी नाना नानी से मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि डीएनए भी तो उनका ही है। तो उनकी बॉडी के जो स्ट्रक्चर था वही बॉडी हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर आया है, वही हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर आया। और स्ट्रक्चर स्टोर कहाँ होता है? डीएनए के अंदर। कहाँ होता है बेटा? डीएनए के अंदर। डीएनए जो होता है ना, उसी के अंदर आपके बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बना होता है। समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत है? कल न्यूक्लियस के बारे में लिखना शुरू करेंगे, ब्रेन ऑफ द सेल के बारे में। थोड़ी सी एनर्जी को बनाए रखें, क्योंकि भैया 9th के अंदर चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा तेज पढ़ना पड़ता है अपन को। ठीक है, चलो मैथ्स निकालो।